सो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान वी हैव कवर्ड। ये हमारा लास्ट पॉइंट था कि कौन कौन से मेथड्स हैं, और ये हमने बोले थे तो पीछे डिस्कस कर रखे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम रुकते हैं। हियर वी हैव डन। सो क्वालिटी का सिग्निफिकेंस क्वालिटी के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। क्वालिटी का इम्पैक्ट क्या होता है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर क्या सीक्वेंस है। पहला सीक्वेंस है हमारा डाटा कलेक्शन के लिए हमें सैम्पलिंग करनी पड़ती है। तो सैम्पलिंग की भी पूरी कहानी खत्म, अब जाके सैम्पलिंग की पूरी कहानी खत्म हुई है। नाउ द एंटायर प्रोसेस इज फिनिश्ड। तो वो जाके मेरा पूरा प्रोसेस खत्म हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। So next of the point of reference is quality control tools. अब quality control करने के लिए कौन कौन से टूल्स हमें अवेलेबल है, और द डिफरेंट टूल्स अवेलेबल टू कंट्रोल द क्वालिटी। हमने क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल के बीच में भी डिफरेंस देख लिया था। दैट आल्सो वी डिस्कस इन डिटेल कि क्या फर्क होता है क्वालिटी कंट्रोल के बीच में और क्वालिटी एश्योरेंस के बीच में। तो ये सारे टूल्स किसके हैं, क्वालिटी कंट्रोल के। तो वो बेसिक चीज ध्यान रखना कि ये रिएक्टिव अप्रोच होती है, ये हम प्रोडक्शन के बाद करते हैं। तो सारी जानकारी आपको पीछे दे रखी है। ये फोकस करता है किस चीज के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है, वो प्रोसेस के ऊपर फोकस करता था। सो दैट वी नो। तो अब क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल्स हमारे पास, उसकी बात करते हैं। देयर आर 7 टूल्स अवेलेबल, 7 टूल्स हैं ये। तो एज गिवन बाय, नाम ध्यान रखना, हो सकता है नाम पूछ ले आपसे। So as given by quality assurance is proactive. Quality assurance हमारी proactive है, ये reactive है. Quality control is reactive in approach. So as given by KRO, 7 quality tools are there. अब 7 quality control tools हैं और मोस्टली आपको पता होंगे, जो 2-3 नए होंगे वो मैं डिस्कस कर लूंगा। जैसे पहला उठाते हैं, पहला हमारा प्रेतो चार्ट। अब ये क्यों बोला हमने प्रेतो चार्ट, क्योंकि इसी ने दिया था। इट वाज प्रपोज्ड बाय प्रेतो ओनली। सो फर्स्ट इज प्रेतो चार्ट। सो इट इज गिवन बाय विल्फ्रेडो प्रेतो। इट इज गिवन बाय विल्फ्रेडो प्रेतो, देयरबाय इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, इसलिए इसका हमने नाम रख दिया प्रेतो चार्ट। अब इसका बेसिक कांसेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द बेसिक कांसेप्ट बिहाइंड दिस। ये प्रेतो ये बोलता है कि हमारे प्रोसेस के अंदर जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही छोटे कारणों की वजह से होती हैं। ये मैं आपको बेसिक क्या बता रहा हूँ, बेसिक फंडा बता रहा हूँ उसका पूरा। डिटेल में तो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बोलता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, व्हाटएवर प्रोसेस यू आर अडॉप्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या आपकी कोई सर्विस है, व्हाटएवर यू आर डूइंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, मेजॉरिटी, अब इसमें मेजॉरिटी को कितनी वैल्यू दी, 80। आपकी 80% जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही छोटे कारणों की वजह से होती है, और वो छोटे कारण कितने, 20%। तो इसका मतलब आपके प्रोसेस के अंदर 80% दिक्कतें सिर्फ 20% कारणों की वजह से होगी, और जो 20% बची हुई दिक्कतें हैं वो 80% कारणों की वजह से होगी। इसका मतलब अगर आपको अपने प्रोसेस को सुधारना है तो क्या करो, इन 20% कारणों के ऊपर फोकस करो। अगर आपको अपने प्रोसेस को सुधारना है, आप फोकस करो किसके ऊपर, इन 20% कारणों के ऊपर। अगर मैंने इनको सुधार लिया, मेरी 80% एफिशिएंसी तो वैसे बढ़ जाएगी। अब ये इसका बेसिक फंडा है। जरूरी नहीं है कि आपके केस में भी 80-20 ही अप्लाई हो, या 70-30 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है। इसलिए पहले शुरू में कंसेप्ट बताया कि मेजॉरिटी की जो हमारी प्रॉब्लम्स है, कहीं पे 90-10 भी हो सकता है। तो मेजॉरिटी की जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही कम कारणों की वजह से होती है, इसलिए उन कारणों को ढूंढो और उसको क्या कर दो, उसको एलिमिनेट कर दो। ये हमारा क्या है, प्रेतो चार्ट। ये कंसेप्ट है। अब चार्ट कैसे बनाता है वो देख लेते हैं, तो सारा समझ में आ जाएगा आपको। तो ये क्या करता है, पहला पॉइंट, इट सपोर्ट्स 80-20 रूल, जो क्या बोलता है, विच स्टेट दैट अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द कॉज। जो 80% प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से है, 20% कॉज की वजह से। तो मैं किसके ऊपर फोकस डालूंगा, इस 20% कॉज के ऊपर फोकस डालूंगा, ताकि मेरी 80% प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है। So this Pareto chart helps in identifying and distinguishing the vital few factors, कितने, 20%, so vital few factors from the trivial many। trivial many का मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो ट्राइबल मैनी जो फैक्टर्स हैं उन पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करो, जो 20% इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं उनको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। Thus finding out and eliminating few unnecessary factors, most of the problems can be solved। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ फैक्टर पता चल जाए, कितने, 20% फैक्टर पता चल जाए जो 80% प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मैं अगर इन फैक्टर्स को एलिमिनेट करूंगा, मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, मेरी प्रॉब्लम में भी सॉल्व। तो ये बेसिक फंडा है किसका, प्रेतो चार्ट का। अब इसके ऊपर सवाल मिल सकता है आपको। अब आगे मेंशन भी किया फिर मैंने, द एग्जैक्ट परसेंटेज में वेरी इन डिफरेंट सिचुएशन। पकड़ने में बैठ जाना, सर आपने तो 80-20 बोला था, ये तो 78 और 22 आ रहा है, ये तो सर 90-10 आ रहा है। तो ये वेरी कर सकती है सिचुएशन के हिसाब से, पर इसका जो मूल है, जो भाव है, वो आपको बता दिया है। बट द सेंस इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय वेरी फ्यू फैक्टर्स। जो सेंस है वो यही है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी बहुत ही कम कारणों की वजह से होंगी, उन कम कारणों को एलिमिनेट कर दो। सो प्रेतो चार्ट हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग द प्रॉब्लम बाय अरेंजिंग देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या करता है, प्रॉब्लम को अरेंज कर देता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है वो सबसे पहले लिखते हो आप। तो अगर मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, मोस्ट ऑफ माय प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। क्लियर। चलो जैसे एग्जांपल लो, अभी आपके सामने जो चार्ट बना हुआ वो क्या है, वो हमारा प्रेतो चार्ट है। अभी चार्ट किसने बनाया, ये चार्ट बनाया लेट सपोज एक कंपनी ने चार्ट बनाया कि भैया मैं पता तो करूं कि यार मेरे ऑफिस में लोग देर से क्यों पहुंचते हैं, ये एम्प्लॉइज देर से आते हैं, टाइम पे काम ही चालू नहीं करते। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना था, उन्होंने क्या किया, प्रेतो चार्ट बनाया। तो उन्होंने जब एम्प्लॉय लेट आया उससे पूछा कि भैया लेट क्यों आ रहा है, बस रीजन जाना, भैया लेट क्यों आ रहा है, ताकि वो ये समझना चाहते थे कि अगर मैं इनकी बेसिक प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दूं, मेरी 80% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, प्रेतो चार्ट बना रखा है। तो जो एम्प्लॉइज लेट आ रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से, वो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस मार्क कर दी कहां पर, वाई एक्सिस पे, और रीजन कहां मार्क कर दिया, रीजन कहां मार्क कर दिया, एक्स एक्सिस पे। कौन कौन से रीजन है, देखो ट्रैफिक, आप ट्रैफिक में फंस गए थे इसलिए लेट आए। चाइल्ड केयर, भैया सुबह सुबह बच्चा परेशान करता है, मुझे उसको तैयार करके स्कूल भेज के आना पड़ता है। देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भैया रुक के आती है, बस हर स्टॉप पे रुकती है, हर जगह से पैसेंजर उठाती है, पूरी भर जाती है, मेरे को मिलती नहीं, मेरे को दूसरे के लिए रुकना पड़ता है। फिर वेदर,
फिर वेदर कि भैया बारिश आ गई, रोड बंद हो गए। फिर जो भी लिखा हुआ है देखिए नीरव भैया, ओवरस्लेप्ट, हाँ कि भैया मैं ज्यादा सो गया, काम ज्यादा कर रहा था मैं, रात भर बैठ के आपने काम कराया तो भैया सुबह नींद नहीं खुली मेरी। और फिर इमरजेंसी। अब देखो ट्रैफिक की वजह से कितनी परसेंट जनता लेट हो रही है, ट्रैफिक की वजह से कितनी परसेंट जनता लेट हो रही है, 38% जनता लेट हो रही है। ट्रैफिक की वजह से 38% जनता लेट हो रही है। फिर चाइल्ड केयर की वजह से 28% जनता लेट हो रही है। तो अगर मैं इसको कंसीडर करता जाऊं 38, फिर हमारी वैल्यू ये वाली है 28, और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भैया जगह नहीं मिलती, ये हमारा है 18%, तो 18, 24 ये हुआ। तो 3 2 5 ये 84% आ गया। तो पहले 3 रीजन की वजह से ही 84% लोग क्या कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं। अब कंपनी इसके ऊपर ध्यान देगी कि भैया मेरे को तो अपना देखना है ना कि मेरे को उनको टाइम पे पहुंचाना है। अब मैं टाइम पे देखो कैसे पहुंचवाता हूं उनको सॉल्यूशन देता हूं इसका। कंपनी अपने ऑफिस में चाइल्ड केयर रूम खोल लेती है, देखा होगा आपने अपने आसपास बहुत जगहों पे कि चाइल्ड केयर रूम है। वो बोलती है बच्चों को ले आओ यहीं पे, तुम बच्चों को ऑफिस ले आओ, हमने उनके लिए कमरा बनवा दिया, यहाँ पे केयर टेकर भी छोड़ दिया, बच्चा उनके साथ खेलता रहेगा, तुम टेंशन मत लो। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्या कहां से ये चीज दिमाग में आई, यहाँ से ये चीज दिमाग में आई, ट्रैफिक की दिक्कत है। अच्छा ट्रैफिक की दिक्कत है तुम्हारे को, तो हम तुम्हें क्या देते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग दे देते हैं, विल गिव यू फ्लेक्सिबल टाइमिंग। भैया तो कंपनी की कैब उड़ के आएगी क्या, तो ट्रैफिक की दिक्कत कंपनी की कैब सॉल्व कर लेगी, उड़ के आएगी, ट्रैफिक है प्रॉब्लम, मतलब वो खुद की गाड़ी में आ रहे हैं तो ट्रैफिक है, और कंपनी की गाड़ी में आएंगे तो ट्रैफिक नहीं होगा। तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या, भैया फ्लेक्सिबल टाइमिंग कर दो कि भैया सुबह 9 से लेके 11 बजे तक जाम रहता है ना, तो आप ऑप्शन दे दो भैया कि तू क्या कर 8 बजे से लेके 2 बजे की शिफ्ट में काम कर ले, या 12 बजे से लेके 8 बजे की शिफ्ट में काम कर ले। ये मैंने उसको ऑप्शन दे दिया, दिस इज द ऑप्शन व्हिच इज बीइंग गिवन कि तुम्हारे को टाइम स्लॉट बना दिया, जरूरी नहीं तुम एक ही टाइम पे आओ। तो हमने किस टाइमिंग को अवॉइड कर दिया, उस टाइमिंग को अवॉइड कर दिया जहां पे मैक्सिमम ट्रैफिक होता है। तो ये सॉल्यूशन बैठ के निकालते हैं लोग वहां पे जो काम कर रहे होते हैं कि भैया मेरे को तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो इनको टाइम पे पहुंचाना पड़ेगा, तो ये टाइमिंग बना दी जिसको जो सूट करता है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ज्यादा सो जाते हो, चलो ठीक है भैया तुम्हारी शिफ्ट है 12 से लेके 8 वाली, ये ज्यादा सो जाता है ना, तो आपकी 8% प्रॉब्लम तो ये भी सॉल्व कर दी यहाँ पे, जैसे मैंने शिफ्ट बनाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, खुद ही गाड़ी लगा दी कि भैया हम आपको खुद बस भेज देंगे, बसें भर जाती है ना, सरकारी बस भर जाती है ना, लो खुद की शटल सर्विस चालू कर दी, तो ये खुद की शटल भेजते हैं, सारे एम्प्लॉइज को लेके आएगी शटल, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टंटा ही हटा। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बता दिया कि भैया क्या किया हमने, हमने बहुत छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया, छोटी मतलब नंबर में छोटी, 3 प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया, और मेरी 85% प्रॉब्लम्स क्या हो गई, सॉल्व हो गई है। ऐसा हम क्यों कर पाए, ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे सामने प्रेतो चार्ट अवेलेबल है। तो पहला तरीका है किसका, क्वालिटी कंट्रोल का, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्लियर है पूरी कहानी। चलो इन वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस मींस हाउ मेनी टाइम, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो लेट आ रहा है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस का मतलब ये है कि वो एक जो एम्प्लॉइज हैं ट्रैफिक की वजह से कितनी बार लेट आए। चलो 7th मेथड में 6 सिग्मा नहीं है क्या, मैं तो पहुंचा ही नहीं अभी तक 7th मेथड तक, अभी तो पहला मेथड ही मेरा खत्म नहीं हुआ है, तो 7th कहां से आ गया, वो तो बेचारा पहला ही खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब बताया, इसके फायदे नुकसान देखे नहीं अभी तक हमने। क्लियर है, डन। नेक्स्ट ऑफ द टूल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, अगला टूल जो अवेलेबल है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल का वो है फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट तो हम अपने इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं, बहुत जगहों पे यूज किया हमने, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हो, आपका टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इट इज वन ऑफ द टूल बीइंग यूज्ड हियर आल्सो, फ्लो चार्ट। इनफैक्ट जो आपके नेटवर्क डायग्राम है उससे पहले फ्लो चार्ट ही आई थी, उससे पहले जो हमारा नेटवर्क डायग्राम है उससे पहले क्या थी, फ्लो चार्ट ही चल रही थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होती है फ्लो चार्ट, हम अपनी इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं। कहां पर यूज करके बताया आपको, इनफैक्ट बोला भी है कि आप अपनी पूरी कंसेप्ट को फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लो, तो याद करना क्या रहता है, आसान रहता है। इट इज इजी टू रिमेंबर इफ यू एनालाइज द एंटायर प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमने कहा किया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में बता रखा है आपको, अब डिस्कस दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दिया। तो बहुत जगहों पे यूज करते हैं फ्लो चार्ट, तो याद करने में आसानी रहती है। ये क्या करता है, बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है। तो ये है क्या, इट इज अ पिक्टोरियल डायग्राम व्हिच शोज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ प्रोसेस। ये एक पिक्टोरियल डायग्राम है जो आपको एक प्रोसेस में इवेंट्स की सीक्वेंस बता देता है कि किस सीक्वेंस में चलेंगे हम, कि किस सीक्वेंस में चलेंगे हम कि हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अ फ्लो चार्ट वुड अलाउ पिन पॉइंटिंग ऑफ अ की प्रॉब्लम एरिया। अगर मैंने सीक्वेंस में इवेंट लगा दिए, मैं पिन पॉइंट करके बता सकता हूं कि ये मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, और जब मुझे प्रॉब्लमेटिक एरिया पता चल गया फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, देन इट कैन बी सॉल्व्ड आल्सो। फ्लो चार्ट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ प्रोसेस, क्योंकि आपके सामने दिख जाती है, दिमाग में सीक्वेंस बन जाता है, तो हम क्या कर पाते हैं, उसको विजुअलाइज कर पाते हैं। अब एक बार आपने दिमाग में विजुअलाइजेशन बना दी, जहां भी प्रॉब्लम बीच में आएगी आपका दिमाग उसका सॉल्यूशन निकाल के दे देता है। तो आपके दिमाग में जब विजुअलाइजेशन है, आप उस प्रोसेस के अंदर फ्लॉ ढूंढ लेते हो, और जब फ्लॉ पता चल जाता है हम उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करना चालू कर देते हैं। तो फ्लो चार्ट क्योंकि एक पिक्टोरियल डायग्राम है, विजुअलाइजेशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज मान लो, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर मान लो, बिल्कुल सही बात है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता देते हैं। और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स, देखो कौन कौन से कंपोनेंट पे काम करता है। कॉमनली यूज्ड सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट, तो ये कॉमनली यूज्ड सिंबल बता दिया आपको, ठीक है भैया, समझने के लिए नहीं बताता तब भी पता ही था हमें। जैसे एग्जांपल भैया डायरेक्शन बताता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने की, एरो, ये आपने बनाया रोम्बस, ये क्या भैया डिसीजन मेकिंग है हमारी, तो इट इज डिसीजन मेकिंग। अगर आपने ये सिंबल बनाया, ये क्या बताएगा, बॉटलनेक लिखा है मतलब प्रॉब्लमेटिक एरिया, भैया अंग्रेजी है, बॉटलनेक मतलब जो प्रॉब्लम है उसको बॉटलनेक बोल दिया। जब मैंने विजुअलाइजेशन करी, मेरे को पता है कि एक्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पर है, वो जो प्रॉब्लम जहां पर है उसको हम बॉटलनेक बोलते हैं। बॉटलनेक का मतलब जैसे बॉटल की आपकी गर्दन होती है, वहीं पे आके फंस जाती है सारी बात, तो अगर हमने उसको सॉल्व कर दिया, नीचे बॉटल तो खुली हुई है, तो भैया उसने अंग्रेजी ज्यादा लिख दी बस वहां पे,
तो ना यूपी वाला आपसे इतनी पूछेगा, ना वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा इतनी, ना मैं आती है इतनी, तो क्यों परेशान होते हो? सिंपल सिंपल सी चीजें पूछेगा आपसे वो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सिंबल्स की। नेक्स्ट हमारा सिंबल क्या है? नेक्स्ट ऑफ द सिंबल इज इनपुट एंड आउटपुट। तो ये सिंबल हम यूज करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए। ओवल सिंबल या कई बार सर्कल भी बना के दे देता है, ये सिंबल हम यूज करते हैं स्टार्ट और एंड के लिए। तो फ्लो चार्ट के अंदर इन सिंबल्स को यूज किया जाता है। हो सकता है सारे यूज हो जाए, हो सकता है कुछ मिस हो, यानी जरूरी नहीं है कि एक फ्लो चार्ट में हमेशा सारे सिंबल यूज होने चाहिए। तो एक फ्लो चार्ट में सारे सिंबल यूज हो भी सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ मिसिंग हो। जैसे समझाने के लिए बगल में एक फ्लो चार्ट दिया है आपको, समझाने के लिए बगल में एक फ्लो चार्ट दे रखा है, तो हमने ओवल यूज किया था स्टार्ट और एंड के लिए, ओवल यूज कर रखा है स्टार्ट और एंड के लिए। फिर हमने इसको यूज किया था इनपुट और आउटपुट के लिए, आपको इनपुट देना है या आउटपुट देना है, देन यू कैन यूज दिस सिंबल। चलो, फिर आपने बोला रीड टेम्परेचर, आपने बोला इनपुट दिया रीड टेम्परेचर, ये आपका इनपुट है। देन दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर व्हाट? डिसीजन मेकिंग। इस सिंबल को आप यूज करते हो डिसीजन लेने के लिए कि हमें क्या डिसाइड करना है, कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो क्या है, आपने जब टेम्परेचर रीड कर लिया, ये इनपुट था, टेम्परेचर अगर 32 डिग्री से कम आया तो यस, टेम्परेचर अगर 32 डिग्री से कम नहीं आया तो नो। अगर 32 डिग्री से कम आया, इनपुट क्या है आपका वापस, व्हाट इज योर इनपुट? प्रिंट बिलो फ्रीजिंग। तो अब आपको क्या मिल जाएगा डिस्प्ले पे? तो इसको इनपुट के लिए यूज किया हमने, और इसको यूज किया मैंने आउटपुट के लिए। सो दिस इज आउटपुट। तो अगर आपका टेम्परेचर 32 से कम आया तो आप क्या लिख दोगे? जो भी आपकी आउटपुट है वो निकल के आएगी बिलो फ्रीजिंग। अगर 32 से कम नहीं आया तो अब आपको आउटपुट क्या दिखेगी? लेट सपोज मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूं, भी कर रहे हो आप आईसीटी, आउटपुट डिवाइस क्या आपकी स्क्रीन, इस पे आउटपुट दिखता है। तो आउटपुट दिखा आपको, तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अबव फ्रीजिंग। तो इनपुट आउटपुट के लिए हमने सिंबल को यूज किया, जो भी आउटपुट आया इसके बाद आपका प्रोसेस खत्म हो गया। ये हमारा फ्लो चार्ट बना हुआ है, दिस इज द फ्लो चार्ट। क्लियर? थर्ड सिंबल पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। थर्ड सिंबल पैरेललोग्राम, ये कैसा पैरेललोग्राम है भाई? या तो मेरे को गिनती नहीं आती है, मेरे को सिंबल नहीं पता, दोनों में से एक चीज है। फोर्थ बोल रहा होगा, बोल रहा है थर्ड, मैं अपनी मर्जी से फोर्थ मान लूं, फिर इस हिसाब से तो पूरे नंबर आने चाहिए। आप एग्जाम में कुछ लेके आओगे, फिर एग्जामिनर खुद सोच ले कि यार ये बोल रहा होगा, गलत कर दिया होगा बेचारे, नंबर दे देता हूं मैं। भाई जो बोला है, जो लिखा है, उसी के हिसाब से करेंगे सारा काम। इस हिसाब से तो फिर पूरे नंबर आएंगे पेपर में सबके, कि मास्टर अब खुद ही असम्पशन लेने लग जाए कि वो क्या बोल रहा है। फोर्थ फ्रॉम द टॉप, सेकंड फ्रॉम द बॉटम, इतना ज्यादा भी नहीं करना होता, पेपर पूरा नहीं होगा। आप अगर फोर्थ फ्रॉम टॉप भी बोलते ना, तब भी वही बात होती है, अब इतना ज्यादा लिखोगे सवाल पूरे नहीं होंगे फिर। चले, तो हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं मेन पॉइंट पे। हम बात कर रहे थे क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स। पहला हमारा प्रेतो चार्ट हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? दूसरा हमारा हो गया फ्लो चार्ट, सेकंड इज फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट तो हमें पता ही है, कोई नई चीज है ही नहीं, यूज करते हैं इंजीनियरिंग में, बट फिर भी हमने मेंशन करके एक एग्जांपल भी देख लिया साथ में। नेक्स्ट है हमारा कॉज एंड अफेक्ट डायग्राम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कॉज एंड अफेक्ट डायग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नया भी हो आपके लिए, और सवाल भी बनता है। विल फाइंड अ प्रॉब्लम ऑफ दिस। क्या है कॉज एंड अफेक्ट डायग्राम? वैसे तो नाम में लिखा हुआ है। इस डायग्राम में आपको कॉज और उसके अफेक्ट दोनों दिखेंगे। इस डायग्राम में आपको कॉज और उसके अफेक्ट दोनों दिखेंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कॉज एंड अफेक्ट डायग्राम। भले कुछ भी नहीं पता हो, इसके नाम से ये कंक्लूजन तो निकाल लेंगे हम। दिस कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन देयर। अब इसको डेवलप किसने किया? जिसने वो 7 टूल्स बताए थे, केरो इशिकावा ने डेवलप किया, इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है? इशिकावा डायग्राम भी बोला जाता है। तो इट इज आल्सो टर्म्ड एज व्हाट? इशिकावा डायग्राम, बिकॉज़ इट वाज बीइंग प्रपोज्ड बाय हिम। नेक्स्ट, इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? फिशबोन डायग्राम। अब फिशबोन डायग्राम क्यों रखा? क्योंकि फिशबोन की तरह लगता है, पहले उसने डेवलप किया, इसलिए नाम क्या रखा? इशिकावा डायग्राम। अगर इस डायग्राम को देखोगे आपको फिशबोन की तरह दिखेगा, तो नाम क्या पड़ा? फिशबोन डायग्राम। क्लियर है? तो जो प्रॉपर्टी है उसके बिहाफ पे नाम रखा, अलग अलग प्रॉपर्टी मिली, नाम भी बदलते गए, तो स्लैश लगा लगा के और भी नाम बोलते गए। क्लियर है? नाउ दीस डायग्राम्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एट्रीब्यूट टू अ प्रॉब्लम। इन डायग्राम्स का एम क्या? इन डायग्राम्स का एम है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। इन डायग्राम्स का एम है प्रॉब्लम को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, फिर आप क्या करोगे? उसके बहुत सारे कॉजेस और उनकी इफेक्ट को भी मेंशन करोगे। तो these diagrams are used to identify an attribute to a problem. They help in determining that out of several causes, बहुत सारे causes हो सकते हैं, किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है। एक प्रॉब्लम के कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं, आप सारे कॉज लिखोगे, आप उन सबके इफेक्ट भी लिखोगे, और आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन से कॉज का इफेक्ट सबसे ज्यादा है। अगर मुझे ये पता चल गया कि इस प्रॉब्लम में एक पर्टिकुलर कॉज का इफेक्ट सबसे ज्यादा है, उसको एलिमिनेट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो बेस है मिलता जुलता है किससे? प्रेतो चार्ट से। इसका जो बेस है मिलता जुलता है किससे? प्रेतो चार्ट से। बस इसमें बताने का तरीका अलग है, बाकी बताइए वही चीज रहा है जो पीछे हम प्रेतो चार्ट में करके आए, कोई अलग चीज नहीं है। अब समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, अ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कैन एड इन आइडेंटिफाइंग द रीजन व्हाई अ प्रोसेस गोज आउट ऑफ कंट्रोल, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अल्टरनेटिवली, इफ अ प्रोसेस इज स्टेबल, दिस डायग्राम कैन हेल्प इन द मैनेजमेंट टू डिसाइड व्हिच कॉज टू इन्वेस्टिगेट फॉर द प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इस डायग्राम की मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से कॉज का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। और अगर आपका प्रोसेस स्टेबल है, तो आपको ये डायग्राम ये भी बता देगा कि इस कॉज के ऊपर फोकस सबसे ज्यादा रखना, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हुआ, अब आपका जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। तो दोनों ही केस में, अगर अभी आउट ऑफ कंट्रोल है तो कॉज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, और अगर अभी कंट्रोल में है तो वो ये भी बता देगा कौन से कॉज के ऊपर आप ध्यान सबसे ज्यादा रखना, कि ये सबसे क्रिटिकल
एक्टिविटी है हमारी जो आप करते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, कि ये सबसे क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो क्या क्रिटिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो अपने टाइम से पीछे चल रही है? क्या क्रिटिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो अपने टाइम से पीछे चल रही है? नहीं, ये अपने टाइम पे चल रही है। दिक्कत वाली बात ये है कि ये अपने टाइम पे चल रही है, क्योंकि अगर ये लेट हुई मेरा पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। इसलिए हमारा फोकस किसके ऊपर होता है? हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटीज और क्रिटिकल इवेंट्स के ऊपर होता है। तो वो भी आपको जानकारी निकाल के दे देगा कि अभी तो ये डिले नहीं कर रही है, पर अगर ये एक्टिविटी डिले हुई तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट भी क्या करा देगी? डिले करा देगी। तो वो जानकारी भी आपको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिशबोन डायग्राम से मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, इसको हम फिशबोन डायग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप सिमिलर है इससे, फिश के स्केलेटन से, क्योंकि फिश के स्केलेटन से सिमिलर है, दिखाऊंगा आगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है फिशबोन डायग्राम। बनाते कैसे हैं? जो डिफेक्ट है उसको शो करते हैं मछली की मुंडी पे, तो डिफेक्ट इज शोन एज अ फिश हेड फेसिंग राइट। तो जो भी आपका डिफेक्ट होगा उसको आप क्या करोगे? फिश के हेड पे दिखाओगे जो फेस कर रही होगी राइट पे, विद द कॉजेज एक्सटेंडिंग टू द लेफ्ट एज फिश बोन्स। वो जो आपके कॉजेज होंगे वो एक्सटेंड कहां कर रहे होंगे? लेफ्ट में एक्सटेंड कर रहे होंगे एज फिश बोन्स। द रिब्स देन ब्रांच ऑफ टू द बैकबोन फॉर द मेजर कॉजेज। जो रिब्स निकल रही होंगी वो आपको क्या बता रहे होंगे? मेजर कॉजेज बता रहे होंगे। विद सब ब्रांचेस फॉर द रूट कॉज टू एज मेनी लेवल एज रिक्वायर्ड। और जो सब ब्रांचेस होंगे वो आपको रूट कॉजेज बता रही होंगी, जितने मर्जी लेवल तक बताना बताऊंगा। कैसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ये लो, ये हमारा फिशबोन डायग्राम है, जूम करता हूं, चेक इट। तो ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। सबसे पहली चीज देखने वाली है, दिखने में कैसी लग रही है भैया? फिशबोन लग रही है। फिशबोन की भैया फोटो भेज देना एक बार। अगर आप फिशबोन देखोगे ना इस तरीके से दिखेगी आपको। एक बार फोटो भी भेज देना। जैसे कल आपको वो दिखाया था स्नोबॉल सैंपलिंग, जैसे स्नोबॉल सैंपलिंग बताई थी, तो ये हमारी फिशबोन होती है, इस तरीके से दिखती है। ये तो मैंने भी दिखा दिया, मैं तो रियल मान रहा हूँ, ये तो मैंने बना ही दिया। चलो आएगी तो दिखा दूंगा कि असली में जो फिश होती है वो इस तरीके से दिखती है। अरे ये चीज नहीं बतानी भाई, ये तो हमने बना लिया है, रियल मान रहा था मैं। चलो जो भी है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले जो डिफेक्ट है वो कहाँ लिखा? जो हमने डिफेक्ट है वो कहाँ लिखा? वो हमने फिश के हेड पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने फिश के हेड पे लिखा। अब पता क्या करना है मुझे? इस डिफेक्ट के कॉज एंड इफेक्ट को पता करना है। हाँ मुंडी पे लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। ये तुमने उल्टी बना के दे दी यार। चलो ठीक है, फिर बोलोगे ये मुड़ गई है बीच में। हाँ ये परफेक्ट है। देखो भैया, ये स्केलेटन निकाल के दे दिया इसने पूरा फिश का। अब बस फर्क ये है कि भैया ये उल्टा दिख रही है हमारे जो कंसेप्ट है उससे, पर मेरे को पता नहीं था कि फिशबोन कैसे लगती है, तो इस तरीके से लगती है। चलो आ जाओ, हाँ नाइस फिशबोन, आ जाओ डायग्राम के ऊपर, हमारा जो एग्जांपल है। तो हमने डिफेक्ट को लिखा किसके ऊपर? मेरी पिक सही है, हाँ। तो हमने डिफेक्ट कहाँ लिखा? इसके हेड पे लिखा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट की। डिफेक्ट पर्सनल, क्या मतलब है इस बात का? जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वजह से। पर्सनल मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वजह से। अच्छा, काम कर रहे हैं उसकी वजह से। अब क्या क्या रीजन है? ह्यूमन एरर जरूरी नहीं, ह्यूमन एरर बहुत सारे हैं। तो शिफ्ट, मल्टीपल शिफ्ट में काम करवा रहे हो आप उनसे, तो एक ही इंसान से आप मल्टीपल शिफ्ट में काम करवा रहे हो, इसलिए डिफेक्ट आ रहा है। थक जाता है इंसान भाई। आपने उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करी, आपने उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करी। हाँ लैक ऑफ नॉलेज, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर, मतलब लिखते जाओ ना जो भी। ये जो आपके सब ग्रुप है कितने भी हो सकते हैं, पीछे पॉइंट मेंशन करके बताया था, ये जो मेरे सब ग्रुप है कितने भी हो सकते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट कैन बी एज मेनी एज यू वांट, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिफेक्ट आया मटेरियल की वजह से, डिफेक्ट आया मेजरमेंट की वजह से, डिफेक्ट आया एनवायरमेंट की वजह से, डिफेक्ट आया मेथड की वजह से, डिफेक्ट आया मशीन की वजह से, मशीन की स्पीड ज्यादा थी, ब्लेड का वेयर एंड टेयर हो गया। क्लियर है? जैसे ब्लेड का वेयर एंड टेयर हो गया, इस वजह से डिफेक्ट आया, तो मशीन की वजह से आया। तो कॉज एंड इफेक्ट बता रहा है, इट इज इंडिकेटिंग द कॉज एंड इफेक्ट। अब जब आपने मेंशन कर लिया, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से कॉज की वजह से ये डिफेक्ट सबसे ज्यादा मिल रहा है मुझे, कौन से कॉज की वजह से ये डिफेक्ट मुझे सबसे ज्यादा मिल रहा है। और अगर मैं उस कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया, हम उसको एलिमिनेट करेंगे, हमारा डिफेक्ट भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब डिफेक्ट विल बी रिड्यूसेस। हाँ ये सही है हमारा फिशबोन। ठीक है, टेम्पलेट बना के भेज दिया उसको। सो वील से द कॉज एमर्ज बाय द एनालिसिस ऑफन थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अब जो भी कॉज है वो कहां से? अब आप बोलोगे सर मैंने वो इतने सारे कैसे लिखे कॉजेस, तो वो कॉजेस हम खुद ही पता करते हैं। तो आगे और बढ़ रहे हैं कि मैंने एग्जांपल में लिखवा तो दिया बार बार, क्योंकि हम फिशबोन बोल रहे थे, पहले आपको एग्जांपल बता दिया। अभी जो डिफेक्ट है इसके पीछे के जो कॉजेस हैं ये हमने खुद ही मेंशन कर रखे हैं, और ये जरूरी नहीं 6 है इस एग्जांपल में, तो 6 ही होते हैं भैया। 6 की जगह 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, 9 भी हो सकते थे। तो ये हमने कैसे पता किया? बाय द एनालिसिस ऑफन थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, हम ही बैठ के डिसाइड करेंगे। एंड आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज, जैसे पीछे कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था। ऑन द मेन ब्रांच ऑफ द फिशबोन, जो मेन ब्रांच है फिशबोन की, उसी में हमने क्या कर दिया? इसको कैटेगराइज कर दिया। नाउ ईच पोटेंशियल कॉज इज ट्रेस बैक, हर एक पोटेंशियल कॉज को हम पीछे ट्रेस कर रहे हैं।
ये जो मैंने कॉज लिखा, अब इसको मैं ट्रेस करूंगा जाके कि मेरे प्रोडक्शन यूनिट में क्या इसकी वजह से डिफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, वेदर वी आर फाइंडिंग द डिफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस और नॉट, क्योंकि जो कॉजेज है वो तो मैंने मेंशन किए हैं। अब वापस इसको बैक ट्रैक करेंगे और पता करेंगे कि भैया क्या इस कॉज की वजह से डिफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, आ रहा है तो उसको नोट करते हुए जाएंगे। जब मैंने स्टेप को फॉलो किया, मुझे ये पता चल गया कि कौन से कॉज की वजह से सबसे ज्यादा डिफेक्ट आए, और जिस कॉज की वजह से सबसे ज्यादा डिफेक्ट आए हम उस कॉज को क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करके एलिमिनेट कर देंगे। So after determining the root cause, the causes may be prioritized to determine which are having the largest effect and which are easy to fix or control. तो जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है अब उसको एलिमिनेट करेंगे। क्लियर है? चलो वाई वाई एनालिसिस। सारी मछलियां इकट्ठी हो गई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सो अगला तरीका जैसे हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल टूल इज स्कैटर प्लॉट्स। ये भी नई चीज नहीं है आपके लिए, यू आर आल्सो फैमिलियर विद द स्कैटर प्लॉट। कैसे फैमिलियर हो स्कैटर प्लॉट में बताता हूँ। ये आपने कर रखा है हाईवे में, द स्कैटर प्लॉट्स यू हैव डन इन हाईवे। हाईवे में भी कहां पर, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर। इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग यू मस्ट हैव डन दिस स्कैटर प्लॉट्स। कहां पर, वो भी और डिटेल में चले जाते हैं। आपने किया हाईवे इंजीनियरिंग में, कहां पर, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग स्टडीज, इंजीनियरिंग स्टडीज में कहां पर, एक्सीडेंट स्टडीज, इंजीनियरिंग स्टडीज में कहां पे, एक्सीडेंट स्टडीज। अब पूरा नैरो डाउन करके बता दिया कहां आते हैं स्कैटर प्लॉट, वेयर दी स्कैटर प्लॉट्स कम्स इनटू पिक्चर। तो एक एग्जांपल दिया फैमिलियरिटी बनाने के लिए, यार कोई नई चीज नहीं हम कर रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग के अंदर, बस यहाँ पे हमने कहां लगा दिया, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के अंदर लगा दिया। फिशबोन कौन सा, फिशबोन कॉज पता चलेगा किसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है। फिशबोन क्या बोल रहे भाई, चलो जब तक वो लिखेगा हम स्कैटर प्लॉट कर लेते हैं। द स्कैटर प्लॉट कंसिस्ट ऑफ प्लॉटिंग द डाटा टू डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये जो स्कैटर प्लॉट है इसमें हम डाटा प्लॉट करते हैं, वो रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल के बीच में। दो वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। When we analyze processes, the relationship between a controllable variable and a desired quality parameter is frequently of importance. तो एक डिपेंडेबल है और एक इंडिपेंडेंट है। फिशबोन में कैसे पता चलेगा कि किस कॉज से ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा तो जब ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे तब नहीं सुना, भैया बता दो जिन्होंने बाकी में सुना था, कैसे पता किया हमने, इस स्लाइड पे बताया तो था, इससे बताया तो था भाई, इसी स्लाइड पे डिस्कस किया है। चलो दिक्कत ये होती है कि बता दो मैं सब कुछ दे देता हूँ, पर जब एक लाइन बोलता हूँ तभी डाउट दिमाग में आता है, और वो डाउट आने के बाद बस वो डाउट वहीं रह जाता है, उसके बाद कान बंद हो जाते हैं, कुछ भी बोलता रहूं कान बंद है, बस डाउट आ गया। अरे भाई वो डाउट आगे क्लियर हो जाएगा सारा। ये डाउट जो उसने पूछा था, ये जब मैंने स्टार्ट किया था ना तभी इसने पूछ लिया था, देखना पीछे जाके, उसके बाद से इसको सुनना बंद हो गया कि ये डाउट है। चलो तो स्कैटर प्लॉट, अब क्या है हमारा स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में जैसे हमने बताया कि हम प्लॉट बनाते हैं दो वेरिएबल के बीच में, एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, वन विल बी डिपेंडेंट वन विल बी इंडिपेंडेंट। स्कैटर प्लॉट हमें इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बता देता है, और अगर आपने ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ली बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यू विल बी एबल टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यू विल बी एबल टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कैसे, लेट अस सपोज मेरे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ लिखते हैं, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या आता है, एक्स के साथ वाई कैसे वेरी कर रहा है, ये लिखते हैं ना वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये हमारी बेसिक इक्वेशन होती है कि वाई फंक्शन है किसका, एक्स का, यानी वाई डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। ये डिपेंडेंट होता है वाई, एक्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये कहानी है। अब लेट सपोज ये वेरिएशन निकल के आती है एक्स और वाई में, क्या मतलब हुआ कि एक्स के बढ़ने के साथ वाई क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये है ना। अब वाई है मेरी क्वालिटी, वाई है हमारी क्वालिटी, एक्स है हमारे, लेट सपोज कुछ भी बोल दो यार, क्या यहाँ पे क्या यूज करें, ये क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की, यहाँ पे एक्स को हम बोल सकते हैं कि बढ़ने के साथ हमारी क्वालिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। टाइम, कितने टाइम के लिए आप काम कर रहे हो, अरे वो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर, कितने घंटे के लिए एक इंसान काम कर रहा है, इसलिए पूरी भूमिका बना के दिखाई डिफेक्ट। तो अगर लोग ज्यादा टाइम के लिए काम करेंगे तो भैया क्वालिटी डिक्रीज करती चली जाएगी आपके प्रोडक्ट की। कराओ 15 घंटे काम किसी से, एफिशिएंसी मिलेगी नहीं आपको, वो डिक्रीज चलती चली जाएगी। मैंने बस जो आर्बिट्री मेरे माइंड में आया मैंने लिख दिया, ये रिलेशन बताने के लिए। रिलेशन ये भी तो निकल के आ सकती है वाई और एक्स में, कि एक्स के बढ़ने के साथ वाई क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक्स के बढ़ने के साथ वाई क्या करता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब वाई क्या है हमारी, वापस क्वालिटी, एक्स क्या है, हाइजीन। आप जितनी अच्छी हाइजीन मेंटेन करोगे आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी निकल के आएगी। लेट्स सपोज फूड इंडस्ट्री है,
सपोज फूड इंडस्ट्री है, तो जितनी अच्छी हाइजीन होगी उतनी अच्छी क्वालिटी निकल के आएगी प्रोडक्ट की। तो फिर से एक एग्जांपल ले लिया। ये रिलेशनशिप ऐसी भी तो निकल के आ सकती है वाई और एक्स में, जितना मर्जी बदल दो एक्स को, वाई क्या है, कांस्टेंट है, कोई रिलेशनशिप नहीं है दोनों में, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू। एक्स के बढ़ने और घटने के साथ वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट डजंट मैटर। तो ये रिलेशनशिप भी नहीं आती। तो ये मैं कैसे पता कर रहा हूँ? स्कैटर प्लॉट से पता कर रहा हूँ। हाउ आई एम फाइंडिंग दिस? आई एम फाइंडिंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट क्या करता है? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। फिर वाई इंडिपेंडेंट हो गया, हाँ, तो जो आपने वेरिएबल उठाया उसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है वो, जो मैंने वेरिएबल उठाया उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर तो हो ही सकता है ना। एक्स और वाई की रिलेशनशिप है ना, तो वाई इंडिपेंडेंट हो गया, ये आधी स्टेटमेंट है, वाई इंडिपेंडेंट हो गया एक्स का बस, क्योंकि आप एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकाल रहे थे। तो इसको समझने के लिए अब उठा लो, बाकी आ जाएंगे। फिर ये रहे हमारे स्कैटर प्लॉट्स, सारी बता दी बातें, अंग्रेजी में देख लेंगे पीछे लिखी हुई। देखो पहली वाली कैसी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव को रिलेशनशिप है। पहली वाली क्या है हमारी? पॉजिटिव को रिलेशनशिप है। तो अगर मैं एक्स को बढ़ा रहा हूँ, वाई क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। दूसरी वाली कैसी रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो नेगेटिव को रिलेशनशिप, एक्स के बढ़ने के साथ वाई क्या हो, ये घट रही है। कौन बता रहा है? स्कैटर प्लॉट। और तीसरे वाले में कोई को रिलेशनशिप नहीं है, जिसको आप कांस्टेंट बोल रहे थे। तो इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं? क्वालिटी कंट्रोल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो द मेजर्ड और डिपेंडेंट वेरिएबल इज कस्टमरली प्लॉटेड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। आ गया? जो मेजर्ड या डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहां मार्क करते हो? वाई एक्सिस पे, पता ही है भैया हमें। सब्सिक्वेंटली अ कोरिलेशन इफ इट एग्जिस्ट मे बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एक्स एंड वाई, मे बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आप क्या कर सकते हो? कोरिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अब दो वेरिएबल इसमें कौन से लिए समझाने के लिए? मैंने तो बहुत सारे एग्जांपल लिए। इसने बोला एग्जांपल हाइट वेट, एग्जांपल हाइट वेट। अब कौन सी चीज डिपेंडेंट है किसके ऊपर? जो वेट होता है इंसान का वो हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, हाइट वेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो वेट है वो हमारा डिपेंडेंट है किसके ऊपर? हाइट के ऊपर। तो वेट को हम डाल देंगे किसके ऊपर? वाई एक्सिस पे, और हाइट को हम डाल देंगे कहां पर? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एग्जांपल लेके बता दिया इसमें। फिर हमने सीख भी लिया भैया कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है भैया, नेगेटिव भी हो सकती है, और नॉन कोरिलेटेड भी हो सकता है। वो भी डायग्राम दिखा दी पीछे आपको। इफ द पैटर्न ऑफ द डॉट स्लोप्स फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, ये हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, इसको हम क्या बोल देंगे? नेगेटिव कोरिलेशनशिप बोल देंगे। और वो रिलेशनशिप बनी हुई है यहाँ पे। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक टूल है क्वालिटी कंट्रोल का। दिस इज आल्सो वन ऑफ द टूल। तो इसका मतलब ये वेरिएबल को तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, कुछ नहीं होता इससे। ये वेरिएबल को तुम छेड़ेंगे ही नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई एक पैरामीटर बहुत चीजों पे, तो बिल्कुल सही बात है ना, तो दूसरी चीजें भी तो लिखोगे भाई। सेम वो पीछे वाली है, मैंने डिफेक्ट लिखे, डिफेक्ट लिखे, यहाँ पे लिखा मटेरियल, तो क्या डिफेक्ट मटेरियल के ऊपर ही डिपेंडेंट है क्या? जो मेरा बेस है वो तो सेम ही रहेगा ना। तो डिफेक्ट मटेरियल के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जो भी कर रहे थे हम रूट कॉज डायग्राम के अंदर। फिर मशीन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, फिर पर्सनल के ऊपर भी डिपेंडेंट है। सबके लिए अलग अलग बनेगा ये स्कैटर प्लॉट, सबके लिए स्कैटर प्लॉट अलग अलग बनेगी। बस वहां एक अलग तरीके से बताया, यहाँ पर एक अलग तरीके से बताया। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। तो आप बोलो सर कोई एक चीज एक से ज्यादा के ऊपर भी तो डिपेंडेंट हो सकती है। हाँ होती है, हो क्या सकती है? होती है। और वही तो हम पीछे वाले में करके आए थे अभी। तो आपको सारे पैरामीटर्स के लिए बनानी पड़ेगी स्कैटर प्लॉट, और ऑल द पैरामीटर्स यू हैव टू शो द स्कैटर प्लॉट। क्लियर है? डिस्ट्रैक्शन बहुत पे डिपेंडेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द टूल इज व्हाट? अगला जो टूल अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं चेक शीट। ये भी बहुत पॉपुलर है, दिस इज आल्सो वेरी पॉपुलर। अब चेक शीट क्या होती है? So you can say a check sheet is a structure prepared from collecting and analyzing data in real time at the location where data is generated. चेक शीट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो? डाटा को कलेक्ट करते हो और एनालाइज करते हो वहीं पर जहां पर आपका क्या हुआ है? डाटा जनरेट हुआ है। अच्छा, मेरा डाटा किस चीज का है? एग्जांपल, बर्निंग का तरीका, टनल क्लीन, इजी टनल क्लीन। अब जहां पे जैसे बाहर निकलेगी यहीं पे पकड़ो डिफेक्टिव ब्रिक्स को, तो वो बन गई ब्रिक्स। ब्रिक्स की जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसका आखिरी ऑपरेशन होता है बर्निंग। बर्निंग करने का एक तरीका टनल क्लीन। टनल क्लीन में ये हमारी बाहर आ रही है ब्रिक्स, ये बनते हुए आ रही है ब्रिक्स बाहर। बैठ जाओ यहीं पे, यहीं पे चेक शीट लेके बैठे रहो, तो यहीं पे डाटा जनरेट हो रहा है कि कितनी डिफेक्टिव ब्रिक्स बाहर निकल रही है हमारी। तो चेक शीट हम यहीं पे बनाते हैं। तो एक एग्जांपल लेके बताया आपको आपकी फील्ड से। तो व्हाटएवर एग्जांपल्स आई एम टेकिंग इज फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग ओनली, अलग अलग जगहों से लेके आ रहे हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि हाँ यार ये तो हम करते ही हैं। क्या बोले सर? टनल क्लीन कुछ नहीं है, यूं ही निकल गया मेरे मुंह से। अरे बिस्किट है, बिस्किट की फैक्ट्री देखिए, बेल्ट के ऊपर बिस्किट चल रहे होते हैं तो बाहर निकल के आ रहे हैं बिस्किट। बिस्किट भी ऐसे बनता है, ब्रेड है, ये ब्रेड भी ऐसे बनती है। तो बिस्किट मान लो, ब्रेड मान लो, वो क्या भट्टी में से बाहर निकल के आ रहे हैं, हम बैठ गए यहीं पे चेक करने के लिए। सो हम बोल सकते हैं दिस इज अ जनरिक टूल दैट कैन बी अडेप्टेड फॉर वाइड वैरायटी ऑफ पर्पसेस। ये एक जनरिक टूल है जो आप वाइड वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारी चेक शीट है। अभी चेक शीट आप कहाँ बनाते हो? जब आप तैयारी कर रहे हो तभी तो बनाते हो चेक शीट। देयर आल्सो वी ड्रॉ दिस चेक शीट। क्लीन ही भट्टी है, बिल्कुल क्लीन ही भट्टी है, उसमें चाहे ब्रिक बनाओ आप,
उसमें चाहे बिस्किट बनाओ, उसमें चाहे ब्रेड बनाओ, बर्न करने के लिए यूज करते हैं उसे, जो मर्जी बनाओ उसके अंदर। तो मैंने सिविल वालों के लिए टेक्निकल एग्जांपल दे दिया, आपके लिए बिस्किट का एग्जांपल दे दिया। तो देखो भैया क्या है हमारा चेक शीट। व्हाट इज दिस चेक शीट? रोमन नंबर नहीं है भैया ये। चेक शीट में है क्या? चेक शीट में हम ये पता कर रहे हैं कि भैया एक नई मोबाइल कंपनी आई है, जैसे लेट सपोज, फिर से प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। नई मोबाइल कंपनी आई, नई मोबाइल कंपनी आई, वो चेक कर रही है कि अभी उसने जो नेटवर्क बिछाया है पॉइंट ए और बी के बीच में, वहां पे अगर मैं कंटिन्यूअसली फोन पे बात करूं कितने इंटरप्शंस आते हैं, हो सकता है बिल्कुल। या इन जनरली बात कर लेते हैं कि ये समझ लो कि यार आप बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो बात कर रहे हैं, किससे लंबी बात करते हो भाई तुम? हाँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लंबी बात कर रहे हो, ठीक है, वहां से तो 2 मिनट में फोन रख दोगे भाई। हाँ, जो भी एक्स वाई जेड मानो, जिससे भी लंबी बात करते हो, जब आप बात कर रहे हो पीछे से कॉल बज रही है, पीछे से कॉल बज रही है। अब आप परेशान हो भैया, कॉल करे जा रहे हैं लोग, अब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मैं पता तो करूँ ये पीछे से कॉल किस वजह से बज रही है। ये देखो रॉन्ग नंबर कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार तो भैया रॉन्ग नंबर ही आ गया। आप फोन होल्ड पे रख के गए, हेलो पीछे से रॉन्ग नंबर बज रहा है, फिर काटा आपने। फिर एक इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट पूछा कोई आपका दोस्त कि भाई बता दे कैसे करते हैं ये, वो अपना ऑटोकैड पे कुछ ड्राइंग बना रहा होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपसे पूछा है। फिर बॉस का फोन आ गया, टोटल कितनी बार इंटरप्शन हुई? तो ये क्या कर रहे हो आप, चेक शीट है आपकी। तो मंडे को टोटल 12 बार इंटरप्शन हुई है, किस वजह से कितनी हुई है वो आपने बता रखा है। जब आपने आइडेंटिफाई किया, जब आपने आइडेंटिफाई किया ये भैया रॉन्ग नंबर की बड़ी कहानी है, ये जो सेल्समैन है ये कॉल करते रहते हैं अनअकैडमी से, कोर्स ले लो कोर्स ले लो, आपने डाल दिया ब्लॉक। अब हमने कैसे आइडेंटिफाई कर पाया आप ये चीज? आइडेंटिफाई कर पाया क्योंकि आपको हमें क्या है, चेक शीट है। अगर ये चेक शीट नहीं होती तो आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाता, क्योंकि इसी ने बचाया है, इसने आइडेंटिफाई करवाया कि किस वजह से हमारे इंटरप्शन हो रहे थे टेलीफोन कॉल के अंदर। क्लियर है? समझ गए? बहुत बढ़िया, समझ गया, सबको देखना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नॉट रिलेटेबल फॉर मी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, अच्छा कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट ऑफ दी टूल फॉर दी क्वालिटी कंट्रोल इज हिस्टोग्राम। ये भी आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हो, हिस्टोग्राम। अनअकैडमी का कैलकुलेटर ऐड ऑफ द डाटा, ये बार ग्राफ है, बार डायग्राम है, ये मेरे ख्याल से पहले चैप्टर में आया होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आपके। तो ये एक बार ग्राफ होता है जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता है डाटा की। नेक्स्ट बार चार्ट बोलते हैं, गैंट चार्ट बोल देते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्प्रेड एंड वेरिएशन ऑफ द डाटा पॉइंट इन द ग्राफिकल फॉर्म। ये आपको डाटा की वेरिएशन बताता है ग्राफिकल फॉर्म के अंदर। इट्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफ टू शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे कॉमन ग्राफ है जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। हिस्टोग्राम पर सीपीएम में भी है क्या, पर सीपीएम हाँ। तो ये सबसे कॉमनली यूज क्या है, ग्राफ है जो आपको फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, और सबसे आसान तरीका है जिससे आप अपने डाटा को क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, ये हिस्टोग्राम बना हुआ है जो किसकी जानकारी दे रहा है, ब्रिक्स कमिंग आउट फ्रॉम टनल क्लिन। हमारे पास चेक शीट है विद इम्प्रॉपर शेप, स्वेल्ड ब्रिक्स, इम्प्रॉपर बर्निंग, इसमें ब्रिक्स चेक करते जाएंगे और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स लिखते जाएंगे। बिल्कुल, अब जिसमें सबसे ज्यादा चेक आया जाके एलिमिनेट करो उसे, जाके उसको एलिमिनेट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये हिस्टोग्राम मुझे क्या बता रहा है, हाइट बता रहा है 30 लोगों की। तो एक पर्टिकुलर हाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक पर्टिकुलर हाइट की फ्रीक्वेंसी, तो हाइट कितनी है, मीन ले लो। तो इसके अगर मैं मीन हाइट लेके चलूं, ये 49 59 बीच में कितनी आ जाएगी, 54। तो 154 या 155 मान लो, तो 155। तो 155 सेंटीमीटर हाइट कितने लोगों की है, भैया 8 लोगों की है। जो भी 8 9 जो भी आ रहा है व्हाटएवर इज इट, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट वी आइडेंटिफाई। तो हिस्टोग्राम भी क्या बताता है हमें, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। तो जब डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाती है, आप कंक्लूजन निकालने में देर नहीं लगाओगे, बहुत आसानी से कंक्लूजन निकाल पाओगे, यू विल बी एबल टू फाइंड द कंक्लूजन वेरी इजीली। तो ये भी क्या बन जाता है, हमारा एक तरीका बन जाता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो ये बता रखी है इसमें वही डाटा कैसे निकाला है। और लास्ट है हमारा कंट्रोल चार्ट, और कंट्रोल चार्ट तो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, मैंने लिखा है फॉर्मली कंट्रोल चार्ट, क्योंकि ये भी एक टूल है क्वालिटी कंट्रोल का। पर कंट्रोल चार्ट को इंडिपेंडेंटली हमने डिस्कस किया हुआ है, कंट्रोल चार्ट को इंडिपेंडेंटली हमने डिस्कस किया हुआ है। कितनी चीजें होती है इसके अंदर, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, याद दिला देता हूँ। सेंट्रल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। अगर आपका डाटा दोनों लिमिट के बीच में है, इसका मतलब योर प्रोसेस इज इन कंट्रोल। अगर आपका डाटा किसी भी लिमिट से बाहर गया, इसका मतलब योर प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल चार्ट की पूरी कहानी, मतलब एक लेक्चर लगाया मैंने पूरे कंट्रोल चार्ट के ऊपर। इसका मतलब कुल मिला के टोटल 7 टूल है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल के, और एक सवाल जरूर पूछेगा इसमें से। और कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको फैमिलराइज कराना था कि भैया ये टूल होते हैं हमारे क्वालिटी कंट्रोल के, दीज आर द टूल्स ऑफ आवर क्वालिटी कंट्रोल।
क्लियर है? चलो बाकी फिर कल करते हैं।